एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, वजूदियत क्या है, मौजूदियत क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की, क्यों एग्जिस्टेंशियलिज्म की जानिब दुनिया को बढ़ना पड़ा, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से दुनिया ने एग्जिस्टेंशियलिज्म के वजूद को माना और बकिया थ्योरीज को रिजेक्ट किया, ऐसी क्या वजूहात थीं। एग्जिस्टेंशियल की फ़िलासफ़ी को समझने के लिए आज हम इस वीडियो की जानिब बढ़ेंगे। अब आप देखिए, हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस दुनिया को 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला नेचुरल वर्ल्ड, फिर उसके बाद सोशल वर्ल्ड, फिर उसके बाद पर्सनल वर्ल्ड। 3 वर्ल्ड है, नेचुरल, सोशल एंड पर्सनल। नेचुरल वर्ल्ड मीन्स दरख्त, पहाड़, पानी, चरिंद परिंद, नबातात, हैवानात, जो कुछ भी हैं, जमादात वगैरह सब कुछ हो गया, ये नेचुरल वर्ल्ड में आ जाते हैं। फिर उसके बाद सोशल वर्ल्ड में हमारा और दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है, सोसाइटी में लोगों के साथ हमारा जो लेन देन, जो हमारा एक ताल्लुक़ है सोसाइटी के लेवल पे, उसको सोशल वर्ल्ड कहेंगे। फिर उसके बाद आता है पर्सनल वर्ल्ड में हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारा नेचुरल वर्ल्ड और सोशल वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है, हम क्यों उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, हमें दुनिया में क्यों लाया गया, हम क्यों आए, हम क्यों इंटरेक्ट करें दूसरे वर्ल्ड्स के साथ, इंटरेक्ट कर लेने के बाद हमें क्या हासिल होगा। हम दुनिया में आए तो हम खाली थे, कुछ नहीं था हमारे पास, मकसद क्या है ज़िंदगी का, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, हाउ वी कैन ऐड मीनिंग इन आवर लाइफ्स। इन तमाम सवालात ने जन्म दिया एग्जिस्टेंशियलिज्म के फ़लसफ़े को, फ़लसफ़ा वजूदियत या फ़लसफ़ा मौजूदियत। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और इस फ़लसफ़े को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए सरमद खान को। एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट्स सिंपल डेफिनेशन इज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, दिस इज़ नोन एज एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म कॉन्सेप्ट कम्स इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स में, 3 शक्लों में एग्जिस्टेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। ये नहीं है कि एक आदमी आया और उसने एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी को झाड़ के रख दिया पूरी दुनिया में और हर एक आदमी ने इसको मान लिया कि जी एग्जिस्टेंशियलिज्म ये है, ये हम इसको ऐसे मानेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 3 शख्सियात आई, सार्टर्स एग्जिस्टेंशियलिज्म, सार्टर्स ने अपनी एग्जाम्पल्स दी, अपने आइडियाज़ दिए, उसने अपनी थ्योरीज रखी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म इस तरह से है। फिर उसके बाद आई किरकीगार्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म। किरकीगार्ड के अपने आइडियाज़ थे, मज़हब के रिलेटेड था, मज़हब को मानेंगे। सार्टर्स का था कि एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। सार्टर्स एग्जिस्टेंशियलिज्म को खुदा पर बिलीफ नहीं है, जो भी होगा हम अपने बलबूते पर करेंगे और मज़हब का भी कोई ताल्लुक इसमें नहीं होगा। ये था सार्टर्स का आइडिया। किरकीगार्ड कहता है कि मज़हब को लेकर, खुदा को लेकर हम अपनी ज़िंदगी में मीनिंग ऐड करते हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी लाइफ में मीनिंग देते हैं, हम एक गोल तक पहुँच जाते हैं, दीन को साथ लेकर, खुदा को साथ लेकर। हाइडेगर के मुताबिक किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास जो है वो है। दिस इज़ नोन एज हाइडेगर्स एग्जिस्टेंशियलिज्म थ्योरी। और ये 3 फॉर्म्स हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की और हम इन्हीं को लेकर अपनी थ्योरी को प्रोसीड करेंगे, अपनी फ़िलासफ़ी को देखेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म की। एग्जिस्टेंशियलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई, लोगों ने जाने दी, कुर्बानियाँ दी, पैसे की कुर्बानी दी, फाइनेंशियल क्राइसिस आई दुनिया में, सोसाइटीज़ ने स्टार्व किया। वर्ल्ड वॉर 2 में भी यही हाल हुआ। क्यों जाने गई लोगों की? जंग थी, चली गई। उसके बाद भी लोगों ने ये सोचा कि मीनिंग इन लाइफ क्यों नहीं है, पर्पस इन लाइफ हासिल नहीं हुआ, नथिंग हैज़ हैपेंड बाय आफ्टर वॉर एंड ऑल द स्टफ लाइक दैट। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई सोसाइटीज़ में, लोग स्टार्व कर रहे हैं, मर रहे हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो गए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, हो क्या रहा है ज़िंदगी में। और उन दिनों में कुछ और आइडियोलॉजीज़ भी आ गई, मार्क्सिज्म की थ्योरीज आ गई, नाजिज्म की आ गई, आइडियोलॉजीज़ आ गई, थ्योरीज आ गई। तो वो लोगों से सेटिस्फाई नहीं थे, लोग तंग थे, लोग उस चीज़ से बाहर आना चाहते थे, निकलना चाहते थे। ज़रूरत पड़ी एक सॉलिड कॉन्सेप्ट की, सॉलिड आइडिया की, सॉलिड आई वुड से कि एक फ़िलासफ़ी की ज़रूरत पड़ी। फिर उस वक्त जो फ़िलासफ़ी इंट्रोड्यूस कराई गई वो थी एग्जिस्टेंशियलिज्म। Proceeding more towards existentialism, let's discuss the quote of I would say Sartre's. सार्टर कहते हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस इज आवर प्रेजेंस। हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारी एग्जिस्टेंस है, हम यहाँ पे हैं, हमारा वजूद है, वजूदियत है, ये एग्जिस्टेंस है। और हमारी एसेंस क्या है? एसेंस कि व्हाट वी आर गोइंग टू बी, दिस इज नोन एज एसेंस। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। सार्टर कहता है कि मजहब
का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, खुदा से भी मदद नहीं मांगनी, खुदा के मुताबिक भी नहीं चलना। हमने अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी हमने ख़ुद लेनी है, हमने ख़ुद चॉइसेस लेनी है, फिर उन चॉइसेस को ओन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उनकी, और रिस्पॉन्सिबल वे में परफॉर्म करके हमने अपनी ज़िंदगी में मकसद हासिल करना है। और वो मकसद जो है वो है एसेंस, कि एग्जिस्टेंस से हम अपने मकसद की जानिब बढ़ गए, एग्जिस्टेंस से हम एसेंस की जानिब बढ़ गए। हमने चॉइस ली और हम अपने जो मीनिंग इन लाइफ है, हमने लाइफ में मीनिंग ऐड किया, हमने पर्पस अपनी लाइफ में ऐड किया बाय मेकिंग आवर ओन चॉइस एंड बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर चॉइसेस। ये था कॉन्सेप्ट सार्टर का। अगर मजीद हम इस चीज़ को देखें कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, अगर ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डोमिनेंट प्रॉपर्टी है हमारे अंदर, कि हमारी एग्जिस्टेंस है, हमें पक्का यकीन है कि हमारी एग्जिस्टेंस है, और हम फर्मली बिलीव करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की डोरें दूसरे चीज़ों के हाथ में नहीं दे सकते। सार्टर ये कह रहा है, एथियस्टिक कॉन्सेप्ट है, हम मुस्लिम तो इस पर बिलीव नहीं करते, हमारा तो बिलीव खुदा पर है, तो हमारा तो आइडिया डिफरेंट है, हमारी फ़िलासफ़ी भी डिफरेंट है। तो एग्जिस्टेंशियलिज़म में जी जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हमने अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में जानना है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा बहुत ट्विस्ट करूँगा, स्टोरी में लाऊँगा। सार्टर के मुताबिक मैन इज़ थ्रोन इनटू दिस वर्ल्ड, आदमी को इस दुनिया में फेंक दिया गया है। बेयारो मददगार है आदमी, अपनी ज़िंदगी की अब जिम्मेदारी खुद लेगा। बेयारो मददगार है अपनी ज़िंदगी में मीनिंग लेने के लिए। मीनिंग नहीं लेगा तो आदमी मर जाएगा, मीनिंग नहीं लेगा तो ही विल बी फिनिश्ड without doing the outstanding job, without doing a purposeful job for the society, without adding a value in the society. इस चीज़ से बचने के लिए उस आदमी को अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। अब वो दुनिया में आदमी को फेंक दिया गया और उसको अपनी ज़िंदगी में अब चॉइस लेना पड़ेगी। कोई भी अपनी ज़िंदगी में पर्पस ऐड करने के लिए, मीनिंग ऐड करने के लिए। चॉइस कैन बी एजुकेशनल चॉइस, उसकी चॉइस हो सकती है कि वह थिंकिंग करेगा, थिंकिंग चॉइस भी हो सकती है, एजुकेशनल चॉइस भी हो सकती है, रिलीजन पे चलेगा ये चॉइस भी हो सकती है, रिलीजन पर नहीं चलेगा ये चॉइस भी हो सकती है, खुदा को मानेगा ये भी चॉइस हो सकती है, खुदा को नहीं मानेगा ये भी चॉइस हो सकती है। कोई भी अपनी मीनिंग में ऐड करने के लिए इंसान की चॉइस हो सकती है। अब जब उसने चॉइस ले ली, अब चॉइस ली तो फिर आता है कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का। चॉइस ले ली, उसकी जिम्मेदारी ले ली, अपनी चॉइस को ओन कर लिया। अब ओन कर लिया जब अपनी चॉइस को, उस पर डटा रहेगा। ही विल वर्क हार्ड टू प्रूव हिमसेल्फ राइट, टू प्रूव हिज चॉइस राइट, टू एक्सीड जो उसने चूज़ किया उसमें प्रोग्रेस करने के लिए काम करेगा जिम्मेदाराना तौर पर। जो भी होगा अपना जिम्मा लेगा कि ये मेरी चॉइस है, इट्स माई चॉइस। करते 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 एक दिन पर्पस पर अपना हासिल कर लेगा, अपना गोल पर पहुंचेगा। ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म इस तरह का कॉन्सेप्ट है। और अब जब आदमी अपने गोल पर पहुंच चुका होगा तो इस दौरान जब चॉइस लेगा तो इसको अपने खुदा पर भी नहीं मानना पड़ेगा। खुदा वाला नजरिया ही नहीं है, खुदा को मानना ही नहीं है। इसमें सिर्फ आप हैं, आपकी डोरें आपके ही हाथ में है। तो इसमें एथियस्टिक कॉन्सेप्ट है। ना ही रिलीजन को मानना है, ना ही खुदा को मानना है, ना ही दूसरे लोगों से राय लेनी है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। जो भी होगा आपकी थिंकिंग से चलेगा, आपकी एक्शन से, आपकी चॉइसेस से, आपकी हार्डवर्क से, वो सब कुछ है। दूसरी थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी का कोई रोल इसमें नहीं है। आई से वंस अगेन, कोई रोल भी नहीं है। जो भी है वो आपका रोल है, आपका। बाहर से कोई रोल नहीं है किसी भी चीज़ का, कोई भी नहीं है। ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एडिंग वन मोर थिंग इन एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्री डिफाइंड कोई भी चीज़ नहीं है। प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट जो हैं, आइडियाज़ हैं, वो नहीं है कि ये आदमी ये बनेगा, इस आदमी ने, इसके बाप ये बना था, फिर इसकी दादा ये था, अब ये भी वही सीट संभालेगा, इसने भी वही गद्दी संभालनी है। ऐसा भी नहीं है। जो हमारे एक आदमी है, उसका जो पीछे आबा व अजदाद का सिलसिला चलता आ रहा है, उन्होंने जो पर्पस उनकी लाइफ का था, जो भी था, जो कुछ भी था, वो जो करते आए, इट हैज़ नो कंसर्न, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इंडिविजुअल राइट नाउ इन द मोमेंट, जो अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कर रहा है, सेल्फ एवेल्युएशन कर रहा है, सेल्फ ओपनिंग कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है अपने आप को। तो उस आदमी को कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने आबा व अजदाद की कि उनके पास क्या था। उनके पास एक गोल, एक प्री डिफाइंड एक जर्नी चली आ रही है, एक गद्दी नशीनी चली आ रही है, उस चीज़ में नहीं। एग्जिस्टेंशियलिज्म हैज़ नथिंग टू डू विद इट। वो आदमी जो है वो उसके अपना पर्पस है, अपनी चॉइसेस से वो अपने ही गोल तक पहुंच सकता है।
और इस चीज़ को कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। और जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे काम कर रही होती है, इनफरादी तौर पे काम कर रही होती है। मेरे लिए काम कर रही होगी एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक दूसरे आदमी के लिए, उसके लिए काम कर रही होगी। तो ये नहीं है कि एक एग्जिस्टेंशियलिज्म पूरी सोसाइटी के लिए एट द टाइम काम कर रही होगी। ये इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदे के लिए अलग अलग है, हर बंदे का गोल अलग है, हर बंदे की चॉइस अलग है। तो हर बंदे के लिए एग्जिस्टेंशियलिज्म अपने ही तरीके से अलग वे में, एक सेपरेट वे में काम कर रही होगी। इसलिए इसको कहेंगे कि ये इंडिविजुअलिस्टिक थेरी, इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब जैसा कि हमने बात की कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में इट इज़ अ नो फेथ फिलॉसफी। अब नो फेथ फिलॉसफी क्यों है? अब जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी, हमने खुद अपनी चॉइसेस लेनी है और अपनी चॉइसेस की जिम्मेदारी लेनी है, तब जाके हमारी ज़िंदगी में हम एक गोल अचीव करेंगे, तब पर्पस ऐड होगा लाइफ में। सो हमने ये बात की। अब मज़हब को हम क्यों नहीं मानेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अब जब हम मज़हब को मानेंगे, खुदा को मानेंगे, तो खुदा के दिखाए हुए रास्ते पे, मज़हब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हमें एक प्री डिफाइंड रास्ता बता दिया कि हमें उस पर चलना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सार्टर उस रास्ते पर चलेंगे तो उसकी मंजिल अलग है। वो हमारी प्री डिफाइंड मंजिल नहीं, वो हमारी मन चाही मंजिल नहीं है। हमें परहेज़ करना पड़ेगा, हमें बुराई से बचना पड़ेगा, हमें सच और झूठ में फ़र्क करना पड़ेगा। यानी कि एक लिमिटेशन आ जाती है, एक बाउंड्री सेट कर दी जाएगी हमारे ऊपर मज़हब की जानिब से। तो इसलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म यहाँ पे फेल हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो रूल है वो वायलेट हो जाता है। तो इसलिए इट इज़ अ नो फेथ फिलॉसफी। और एक और फिलोसोफर आया है, एल्बर्ट कैम्यू। एल्बर्ट कैम्यू कहते हैं कि देयर इज़ नो पर्पस इन लाइफ, देयर इज़ नो मीनिंग इन लाइफ। ज़िंदगी में कुछ नहीं है, द वर्ल्ड इज़ एब्सर्ड, देयर इज़ नथिंगनेस। ये था उसका कॉन्सेप्ट। और एल्बर्ट कैम्यू कहता है कि इंसान चाह कर भी ज़िंदगी में मकसद ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि है ही कुछ नहीं। जब मकसद ही नहीं है ज़िंदगी का तो इंसान क्या कर सकता है? अगर देखें तो हम कर ही क्या सकते हैं ज़िंदगी में। और सार्टर कहते हैं कि जब आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को पर्पस देंगे, अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देंगे, तो ये होगा बीइंग फॉर इटसेल्फ। ये भी उसका कॉन्सेप्ट है सार्टर का, बीइंग फॉर इटसेल्फ। और बीइंग एन इटसेल्फ भी उसका एक कॉन्सेप्ट है दूसरा। अब बीइंग एन इटसेल्फ क्या है कि जो चीज़ है सो है, दरख्त हैं, पहाड़ है, पानी है, दुनिया है, लोग हैं, ये हैं तो सो हैं। बीइंग फॉर इटसेल्फ क्या है? आपने इसमें डायरेक्शन लेनी है, मकसद ऐड करना है, पर्पस ऐड करना है, तब ये होगा बीइंग फॉर इटसेल्फ। और बीइंग एन इटसेल्फ है, जो है सो है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। बट बीइंग फॉर इटसेल्फ, इसमें तगय्युर आ सकता है, तगय्युर लाया जा सकता है अपनी चॉइसेस से। सार्टर ये भी कहता है कि अदर इज़ हेल। अदर इज़ हेल से मुराद क्या है कि दूसरे लोग आपका सुकून ख़राब कर देते हैं, पीस ऑफ माइंड ख़राब कर देते हैं। आप दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते, आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सार्टर। दूसरे कर ही क्या सकते हैं, एक आपका पीस ऑफ माइंड ही ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या करना है? आप कोई बात ही उनसे नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स, दे हैव डिफरेंट एम्स, डिफरेंट गोल्स, एंड दे आर एडिंग द पर्पस इन टू देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे। सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर पीपल फॉर एडिंग पर्पस और गोल इन योर ओन लाइफ। एग्जिस्टेंशियलिज्म में मजीद अगर हमें चले तो हमें एक और चीज़ इनकाउंटर करना पड़ती है, वो है इन ऑथेंटिक लिविंग और ऑथेंटिक लिविंग। ऑथेंटिक लिविंग की मैं बात करूं तो जब हम अपनी ज़िंदगी में मकसद ऐड कर लेते हैं, ये है ऑथेंटिक लिविंग। और जब when the life is purposeless, meaningless, this is known as inauthentic living। और inauthentic living में मजीद चलते हुए हम एक और चीज़ को इनकाउंटर करते हैं, नोजिया। हम नोजिया को इनकाउंटर करते हैं inauthentic living को लेकर के। अब नोजिया क्या है? when there is no purpose in life, then feeling like vomiting starts coming from within. We start feeling we are going to vomit because of anxiety, because we have no purpose. So this is the term that is encountered in inauthentic living, in existentialism. इस सारी जदोजहद के बाद, इस सारी जंगो जदल के बाद कि ज़िंदगी में आपको अपनी चॉइस लेना पड़ेगी, जिम्मेदारी के बाद मीनिंग ऐड करना पड़ेगा। अगर मीनिंग ऐड नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम है, ये बाउंड्रीज़ हैं, ये लिमिटेशंस हैं। ज़िंदगी स्टार्ट कब होगी? मकसद कब अचीव हम कर पाएंगे? हम उस प्रोसेस में कब आएंगे? सार्टर के मुताबिक लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर डेस्पेयर, आफ्टर फियर्स। खौफ के बाद ज़िंदगी है, डर के बाद ज़िंदगी है। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म है। कहते हैं कि हार के बाद जीत है। तो शायद ये आइडिया भी एग्जिस्टेंशियलिज्म के सार्टर के आइडिया से ग्रैब किया गया है। सार्टर सेज यू हैव टू मेक योर ओन चॉइस, यू हैव टू मेक योर ओन चॉइस फॉर योर ओन पर्पस ऑफ लाइफ विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गॉड। खुदा की मुदाखलत के बगैर, खुदा को माने बगैर, खुदा के अहकामात को
नज़र में रखे बगैर अपने आप के मुताबिक आपको क्या चाहिए, आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आपके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक अपनी चॉइस लें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में मीनिंग ऐड करें। सार्टर एक और चीज़ को भी याद दिलाते हैं, एक और चीज़ को भी पॉइंट को रिमाइंड कराते हैं कि जो भी आपकी चॉइस होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को इसमें हार्म नहीं होना चाहिए, तमाम लोगों का भी उसमें फ़ायदा हो, लोगों को भी अपलिफ्ट करे आपकी चॉइस। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, परफेक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी चॉइस, अकॉर्डिंग टू सार्टर। सार्टर ने एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। सार्टर कहते हैं कि जो आप अपनी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को पर्पस देते हैं, अपनी सोच के मुताबिक जो आप अपनी ज़िंदगी को मकसद देते हैं, मैं एक और बार दोहराऊंगा, आप अपनी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो भी मकसद देते हैं, जो भी पर्पस देते हैं, वही एग्जैक्टली पर्पस ऑफ लाइफ है। ये प्री डिफाइंड नहीं है कि एक ही पर्पस ऑफ लाइफ है, अमीर होना है, पैसा कमाना है, रिच होना है, नहीं, हर बंदे का अपना पर्पस ऑफ लाइफ है अकॉर्डिंग टू सार्टर। आप जो सोचेंगे अपनी सोच के मुताबिक, आप अपना जो भी टारगेट सेट करेंगे, वही दरअसल आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। यहां तक आके हमने देख लिया है एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, सार्टर्स का नजरिया क्या है, और एक दो एग्जांपल भी हमने ले ली। अब हम देखेंगे किर्केगार्ड ने एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या कंट्रीब्यूशंस दिए, उसके क्या आइडियाज थे, उसकी क्या थॉट्स थी, वो क्या सोचता था। हमने शुरू में बात की थी एग्जिस्टेंशियलिज्म 3 फॉर्म्स में आती है, किर्केगार्ड की एग्जिस्टेंशियलिज्म, हाइडगर की एग्जिस्टेंशियलिज्म और सार्टर्स एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये 3 आइडियाज़ है एग्जिस्टेंशियलिज्म को डिफाइन करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म एक जस्ट डेफिनेशन है, एक आदमी आया उसने प्रपोज कर दिया एग्जिस्टेंशियलिज्म को, नहीं, मुख्तलिफ लोगों की राय थी इसमें शामिल, फिर जाके इसको फिलॉसफी का नाम दिया गया। हमने सार्टर्स का आइडिया देख लिया, अब हम देखेंगे किर्केगार्ड का। किर्केगार्ड की जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी है, दरअसल वो इस चीज़ पर जोर देते हैं कि हम खुदा को मानते हैं, इंसान खुदा को मानता है, खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलता है, मज़हब को मानता है, मज़हब ने एक रास्ता दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस रास्ते पर चलते हुए एक चॉइस उसको पहले से दे दी गई है इंसान को, अब उसको खुद नहीं करना पड़ी चॉइस। आदमी को चॉइस प्रोवाइड कर दी गई है मज़हब की, उसने मज़हब चूज़ किया, उसने खुदा को माना, खुदा के बताए हुए रास्ते पर चला, चलते 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 उसकी ज़िंदगी में मीनिंग ऐड हो गया। तो रिलीजियस कॉन्टेक्ट्स के साथ ही मिलती जुलती है किर्केगार्ड की। अब अगर हम एज ए मुस्लिम देखें तो हम किर्केगार्ड की फ़िलासफ़ी पर चल रहे हैं, आइडिया कुछ वैसा ही है, हम खुदा को मानते हैं, खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हम मज़हब को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं। ये था किर्केगार्ड का फ़लसफ़ा। और इस फ़िलासफ़ी में हमारा मकसद एक ही होता है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ एक ही है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम कर जाएं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। जब हमारा रब हमसे राज़ी हो जाएगा, हमारी आखिरत संवर जाएगी। पर्पस ऑफ लाइफ हमारा यही है, यहाँ पे हमें अपने खुदा को राज़ी करना है। खुदा राज़ी, ये जहाँ भी संवर जाएगा, अगला जहान भी, आने वाला जहान भी संवर जाएगा। हमारा ये कॉन्सेप्ट है। किर्केगार्ड का एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी नज़रिया यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा रास्ता, ऐसी चॉइस और ऐसा ट्रैक पर आप चलते हैं, आप अपने खुदा को राज़ी करने के लिए सब कुछ जद्दोजहद करते हैं। हाइडगर के एग्जिस्टेंशियलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाए तो हाइडगर कहता है देयर इज नो नीड फॉर गॉड, जो है सो है, जो है चल रहा है, सच है तो ठीक है, जो चीज़ वाज़ेह है ठीक है, ज़्यादा गहराई में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपसे छिन गया तो चलो छिन जो गया, क्या किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। किस्मत, लक, तकदीर, कोई बिलीव नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट इस चीज़ का एग्जिस्ट ही नहीं करता हाइडगर की फिलॉसफी में। हाइडगर कहते हैं भाई साहब जो है सो है, आप दुनिया में आ गए हैं तो आ गए हैं, अपने मुताबिक जिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी समझ आ गई होगी, कुछ हद तक आप कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँच पाए होंगे। मज़ीद इतनी बड़ी फिलॉसफी है कि एक वीडियो में इसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं चाहूँगा कि आपको एक आइडिया मिल गया, एक नक्शा मिल गया, आप इस पर खुद रिसर्च करें, खुद स्टडी करें और उसको समझें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से कह दिया जी, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिएगा। एक अच्छे कंटेंट के साथ आप सभी के लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें अपने आप में, क्रिटिकल थिंकिंग सोचें इन फिलॉसफीज़ के बारे में, इनको रिलेट करें आज के दौर में कि हम कहाँ पे खड़े हैं। चलता हूँ, सर मत आउट।